हेलो फ्रेंड्स, आज हम द लिमिटेशन एक्ट सेक्शन 11 से सेक्शन 14 के बारे में डिस्कस करेंगे। इसका सेक्शन 11 क्या कहता है? सूट्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट्स इंटर इनटू आउटसाइड द टेरिटरीज टू विच द एक्ट एक्सटेंड्स। ये कहता है कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट विदेश से, आउट ऑफ इंडिया से, कोई कॉन्ट्रैक्ट आउट ऑफ इंडिया से आकर के किया जाता है। सपोज करते हैं कि अमेरिका हमारे यूपी में आकर, इंडिया के यूपी में आकर करके एक कंपनी को स्टेबल करने के लिए एग्रीमेंट करता है। तो किसी डिस्प्यूट के होने पर वो जब यहाँ इंडिया में केस फाइल करेगा तो हमारा लिमिटेशन एक्ट उस पर वर्क करेगा। वो अगर आ करके यहाँ पर एग्रीमेंट करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो हमारा उस पर वर्क लिमिटेशन एक्ट करेगा। लेकिन इसका सेकंड पॉइंट क्या कहता है कि अगर उस कॉन्ट्रैक्ट में, एग्रीमेंट में ये शर्त लिख दी जाती है कि ये कॉन्ट्रैक्ट का कोई भी डिस्प्यूट अमेरिका में सॉल्व होगा, इंडिया में सॉल्व ही नहीं होगा, या इस पर जो भी एक्ट के रूल हैं वो अमेरिका के लागू होंगे, वहीं पर डिसाइड होगा, या कोई ऐसी कंडीशन लिख दी जाती है कि उसका कोई लिमिटेशन वर्क नहीं करेगा, तब वहां पर लिमिटेशन एक्ट काम नहीं करेगा। इसके सेकंड के पार्ट में ही कहते हैं कि हम जा करके वहां करते हैं। सपोज करते हैं कि हम अमेरिका में जा करके एग्रीमेंट करते हैं। एग्रीमेंट कहाँ हो रहा है? कॉन्ट्रैक्ट कहाँ हो रहा है? इंडिया में नहीं हो रहा है। इंडिया ने जा करके कॉन्ट्रैक्ट किया अमेरिका में। जब जा करके कॉन्ट्रैक्ट करता है वहां, तो चूंकि ज्यूरिडिक्शन कहाँ का हो गया? अमेरिका का, इसलिए वहां पर लिमिटेशन एक्ट अप्लाई नहीं होगा। ये इसका सेक्शन 11 कहता है। सेक्शन 12 में क्या कहता है? एक्सक्लूजन ऑफ टाइम इन लीगल प्रोसीडिंग्स। लीगल प्रोसीडिंग्स में क्या क्या होगा? सूट, अपील या एप्लीकेशन। इनमें जब इनको फाइल करने के लिए जो ऑर्डर होता है, तो जिस डेट को ऑर्डर हुआ वो डेट काउंट नहीं की जाती है लिमिटेशन में। मान लो फॉर एग्जांपल कि 5/6/2020 को कोई ऑर्डर होता है, तो उसके लिमिटेशन का टाइम 6/6/20 से काउंट होगा। इसका सेकंड पार्ट अपील एप्लीकेशन, इसमें लागू होता है अपील और एप्लीकेशन में। इसमें क्या होता है कि जो ऑर्डर डेट है वो हमने कहा कि उससे काउंट नहीं होगा। उसके बाद में उस ऑर्डर की हम सर्टिफाइड कॉपी डालते हैं, सर्टिफाइड कॉपी निकालने के लिए। तो जिस दिन हमने एप्लीकेशन डाला सर्टिफाइड कॉपी निकालने के लिए, और जिस दिन हमें कॉपी सर्टिफाइड ऑर्डर या डिग्री की मिली, वो टाइम हमारा लिमिटेशन में एक्सक्लूड होगा, छूट जाएगा। और सपोज करते हैं कि जो ऑर्डर या डिग्री है उसका हम रिव्यू फाइल कर देते हैं उसी कोर्ट में, तो जो टाइम रिव्यू का होगा वो टाइम भी हमारा एक्सक्लूड हो जा, वो टाइम भी लिमिटेशन में छूट मिलेगी उसकी। तो टोटल क्या होगा? जिस डेट को ऑर्डर हुआ वो डेट प्लस सर्टिफाइड कॉपी या डिग्री निकालने में जो समय लगा वो टाइम, प्लस जो रिव्यू में हमारा कोर्ट में टाइम एक्सपेंड हुआ वो टाइम, ये टोटल टाइम ऐड करके लिमिटेशन में से माइनस होगा। सपोज करते हैं 30 डेज का लिमिटेशन था, तो 30 डेज के बाद ये सारे उसमें से इनको जोड़ करके उसके बाद 30 डेज, तब वो लिमिटेशन खत्म हो रहा होगा। इसका थर्ड में आ जाते हैं। थर्ड में क्या कहते हैं कि एप्लीकेशन या अपील में ऑर्डर डेट,
उसका सर्टिफाइड कॉपी निकालने में जो समय लगा वो टाइम, प्लस रिव्यू या कोई ऑर्डर में डिफेक्ट है उसको करेक्शन की एप्लीकेशन डालते हैं कोर्ट में, वो करेक्शन जब हो करके आता है वो करेक्शन टाइम, प्लस उस करेक्शन का ऑर्डर या रिव्यू का ऑर्डर निकालने में, ऑर्डर होने में, और ऑर्डर का सर्टिफाइड कॉपी, ऑर्डर की सर्टिफाइड कॉपी निकालने में फिर जो टाइम लगा वो टोटल टाइम को लिमिटेशन में से एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। एक एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं कि आज 5 तारीख को ऑर्डर होता है तो 6 तारीख से काउंट होगा। सपोज करते 7 तारीख को हम उसमें सर्टिफाइड कॉपी लेने के लिए नकल डाल देते हैं और 10 तारीख को हमें सर्टिफाइड कॉपी मिलती है, तो 7 से 10 ये टाइम हटेगा। उसके बाद देखते हैं कि उस ऑर्डर में कोई डिफेक्ट है, ऑर्डर में कोई ग्रामर कोई भी त्रुटि है, करेक्शन है, उसमें हम उसकी एप्लीकेशन डाल देते हैं। तो वो जो एप्लीकेशन डाले वो एप्लीकेशन टाइम या रिव्यू का टाइम, प्लस जब रिव्यू पे ऑर्डर होगा तो ऑर्डर का निकालने का टाइम, उसमें जो नकल डाले हम, उसमें जो उसकी सर्टिफाइड कॉपी निकालने के लिए डाले वो टाइम, टोटल टाइम ऐड करके उसके बाद लिमिटेशन, तब वो टोटल उसका टाइम होगा क्या, अपील या एप्लीकेशन फाइल करने का। ये काउंट हो गए होंगे, इसको काउंट करने का बड़ा इजी तरीका है। इसके बाद सेक्शन 13 इसको क्या कहता है, एक्सक्लूजन ऑफ टाइम इन केसेस वेयर लीव टू सू और अपील एज ए पॉपर, ये वर्ड पॉपर इज अप्लाइड फॉर। पॉपर क्या होता है, ये वो व्यक्ति होता है, वो निर्धन व्यक्ति होता है जो कोर्ट फीस पेड नहीं कर सकता, ये होता है। अब इसको अपील या एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन के लिए फाइल करना है। इसको विद इन टाइम, टाइम के भीतर ये कोर्ट में एक एप्लीकेशन देता है किस बात की, कि कोर्ट फीस हमें देने से छूट दे दी जाए, ये सरकार की तरफ से दी जाए, हमें इसके अपील को फाइल करने के लिए परमिट कर दिया जाए कोर्ट फीस छूट करके। तो जिस दिन वो कोर्ट फीस छूट के लिए एप्लीकेशन कोर्ट में फाइल करता है, उस दिन से जब वो एप्लीकेशन डिसाइड होती है कि कोर्ट माफ की जाएगी, कोर्ट फीस माफ की जाएगी या कोर्ट फीस उसको देनी पड़ेगी, वो पीरियड हमारा लिमिटेशन में एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। वो क्या हो जाएगा, वो टाइम पीरियड जो एप्लीकेशन में लगा उसको जोड़ दिया जाएगा, और जिस दिन वो टाइम ऑर्डर डिसाइड हो गया कि आप कोर्ट फीस जमा करें या आपको छूट दी जाती नेक्स्ट डेट से, उसका लिमिटेशन स्टार्ट हो जाएगा और वो केस को फाइल करेगा एज ए फ्रेश। उसके बाद सेक्शन इसका 14 क्या कहता है, एक्सक्लूजन ऑफ टाइम ऑफ प्रोसीडिंग बोनाफाइड इन कोर्ट विदाउट ज्यूरिडिक्शन। कोई व्यक्ति है, अपील और रिवीजन फाइल विद ड्यू डिलीजेंस एंड इन गुड फेथ, उसको पता नहीं, वो केस को तैयार करता है और तैयार करके कोर्ट में फाइल कर देता है और कोर्ट भी उस केस को एक्सेप्ट कर लेता है, बाकायदा उसका फाइल करने का रिकॉर्ड हो जाता है। रिकॉर्ड होने के बाद वो कोर्ट में फाइल चली जाती है और रनिंग में आ जाता है। कोर्ट विच हैज नो ज्यूरिडिक्शन, लेकिन उस कोर्ट का ज्यूरिडिक्शन नहीं था, न कोर्ट को इस बात का पता चला कि मेरा ज्यूरिडिक्शन में नहीं है, और ना ही जो व्यक्ति फाइल कर रहा उसको पता था। ये क्या था कि उन दोनों को पता नहीं था और कोर्ट में केस फाइल कर दिया गया, गुड फेथ में फाइल कर दिया गया। और उस केस में क्या हो गया, फिर जब गुड फेथ में फाइल किया और फाइल हो गया, गलत ज्यूरिडिक्शन में चला गया, इसका मतलब उस केस में टेक्निकल एंड फॉर्मल डिफेक्ट होना चाहिए, तभी तो वो दूसरे ज्यूरिडिक्शन में गया। अगर ये फॉल्ट नहीं होती तो ज्यूरिडिक्शन दूसरे में वो जाता ही नहीं।
अगर ये फॉल्ट नहीं है तो वो नहीं माना जाएगा। क्या? टेक्निकल एंड फॉर्मल डिफेक्ट अगर उस केस में नहीं है तो वो रिलैक्सेशन के लिए नहीं माना जाएगा। अब फाइल हो जाता जब कभी कोर्ट को पता चलता ये तो मेरे ज्यूरिडिक्शन में नहीं जो केस चल रहा, या उस व्यक्ति को पता चल जाता है कि ये हम गलत कोर्ट में फाइल कर दे, यहाँ पर इसका ज्यूरिडिक्शन नहीं है, वो तुरंत कोर्ट को एप्लीकेशन दे करके केस को वापस ले करके सही ज्यूरिडिक्शन के कोर्ट में वो अपील या रिवीजन फाइल करने के लिए जाता है। तो जो गुड फेथ में टेक्निकल और फॉर्मल डिफेक्ट के कारण वो केस गलत ज्यूरिडिक्शन वाले कोर्ट में फाइल हो गया था, वो केस फाइलिंग डेट से जिस डेट को वापस लिया वो टोटल टाइम एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। किसमें? लिमिटेशन में। वो टाइम माइनस नहीं किया जाएगा, वो टाइम उसमें एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। अब इसका सेकंड पार्टी क्या कहती है? सेकंड इसका सबसेक्शन क्या कहता है? सेम पार्टी सेम रिलीफ के लिए सूट फाइल किया। एक सूट है वो सेम पार्टी और सेम रिलीफ के लिए सिविल सूट फाइल किया जाता है। कंडीशन एक एग्जाम्पल से ले लेते हैं तो इसको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। सपोज करो कि एक व्यक्ति विल करता है, अब उसके दो बेटे हैं, एक व्यक्ति विल करता है और सारी संपत्ति एक बेटे के नाम कर देता है और दूसरे बेटे के नाम संपत्ति नहीं देता है। वो उसका चाल चलन वगैरह ठीक नहीं इसलिए उसको नहीं देता है। दूसरा बेटा को पता रहता है कि मुझे नहीं दिया गया और पहले बेटे को पता नहीं है कि मुझको दिया गया है। तो पहले बेटे से पहला बेटा उसमें पार्टीशन के लिए केस फाइल कर देता है कोर्ट में, क्योंकि उसको विल के बारे में पता नहीं है, केस फाइल कर देता है। पार्टी वही, दोनों प्रॉपर्टी सेम, मीन्स सेम पार्टी सेम रिलीफ, हाफ हाफ बंटवारा कर दिया जाए। सूट चलता रहता है। बाद में बीच में पता चलता है कि मेरे फादर ने एक विल करी थी और प्रॉपर्टी मेरे नाम करी थी। उस विल का एग्जीक्यूशन का टाइम समाप्त होने के बाद भी या पहले, जब भी पता चल जाता है उसको, तो वो तुरंत उस विल को कलेक्ट करता है, विल को पाता है, विल जिस तरीके से मिलती है उसको ले लेता है। विल ले करके फिर इस केस को जो उसने सेम पार्टी और सेम रिलीफ के लिए डाला था उसको विड्रॉ करके इसके विल के हिसाब से उस प्रॉपर्टी का एग्जीक्यूशन कराएगा कि ये सारी प्रॉपर्टी मुझे दी गई थी लेकिन ये इनके द्वारा छिपाई गई थी या मेरे संज्ञान में नहीं थी। तो वो टाइम पीरियड जो केस फाइल किया गया था और जब उसको विड्रॉ किया गया वो टाइम पीरियड विल को एग्जीक्यूशन कराने के लिए जो फाइल करेंगे उस टाइम में एक्सक्लूड हो जाएगा, लिमिटेशन उसका मिलेगा, उस टाइम की छूट मिलेगी, क्योंकि उसको पता नहीं था कि हमारा सेम चीज विल हमारे नाम पर है। ये होता है कि सेम पार्टी और सेम रिलीफ के लिए केस सूट फाइल है। अब थर्ड, इनमें से क्या हुआ कि अभी हमने बताया कि जिसके पक्ष में वसीयत की गई थी और वो व्यक्ति उसको मालूम था, अब वही व्यक्ति फाइल कर देता है कि हाफ मुझे दे दिया जाए, हाफ उसको दिया जाए। अभी तो अननोन वाले ने फाइल किया था जिसको वसीयत के बारे में मालूम नहीं था। अब मान लेते हैं जिसको वसीयत के बारे में मालूम है वो फाइल कर देता और वो उसमें विटनेस है, तब इसका मतलब उसके संज्ञान में उसने छिपाया है, तो वो टाइम तब माइनस नहीं किया जाएगा, एक्सक्लूड नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो उसके संज्ञान में था, गुड फेथ में नहीं था। अब ये केस जो गुड फेथ में फाइल किए गए गलत ज्यूरिडिक्शन में या सेम पार्टी के लिए, वो अगर ऑर्डर 23 रूल 1 सीपीसी के तहत विड्रॉ कर लिए जाते हैं कि गुड फेथ में गलत ज्यूरिडिक्शन में या गलत फाइल कर दिए गए, तो उनका रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर कोर्ट को ये पता चल जाता है तो जानबूझ करके ऐसा किया गया और उसको रिजेक्ट कर देता है, केस को डिसाइड कर देता है, खारिज कर देता है, तब उसका टाइम लिमिटेशन में नहीं एक्सक्लूड होगा, बढ़ेगा नहीं, ना उसका रिलैक्सेशन मुझे मिलेगा। तो ये इसका सेक्शन 14 कहता है। मेरी विश्वास है कि आप लोगों को सेक्शन 11 से सेक्शन 14 तक बहुत इजी सेक्शंस हैं, समझ में आ गए होंगे। अब सेक्शन 15 से हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद।